हेलो बच्चों, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है हमारे अनअकैडमी के नए चैनल जस्ट 9th एंड 10th पे। जैसा कि बच्चों इसका नाम ही है, वन स्टॉप सॉल्यूशन टू 9th एंड 10th। तो एक ही प्लेटफॉर्म पे आपको 9th एंड 10th की हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसके लिए आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, बस ये चैनल हमारा सब्सक्राइब करेंगे तो आपको यहाँ पे 9th एंड 10th की हर प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन यहाँ पे ही आपको मिलेगा। इस चैनल की स्पेशलिटी क्या है बच्चों? यहाँ की खास बात ये है इस चैनल की कि यहाँ पे आपके एडुकेटर्स पढ़ाती तो ही, पढ़ाने के साथ वो लास्ट में आपके लिए क्या करते हैं, क्यू सेशन भी लेके आते हैं, सो दैट आप क्या, आप एक ही प्लेटफॉर्म पे क्या ऐसे ही क्लास में आप सीखते भी हो और साथ ही साथ अपने आप को लास्ट में अपने आप को इवेलुएट भी करते हो कि आपने कितना सीखा। मैं आज आपको बच्चों पढ़ाऊंगी मैटर का सेकंड चैप्टर। जो हमने पिछले क्लास में कुछ पॉइंट्स इस मैटर अराउंड अस प्योर पढ़ा था, उसके कुछ पॉइंट्स हम छूट गए थे जो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बच्चों जस्ट लेट मी गिव अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। माई नेम इज प्रियंका भारती। आई हैव डन माई BSc in hospitality from IHM Bhopal. I worked as a trainer with Marriott Group, which is the largest group of hotels in the world. I also worked as a trainer with ITC Group, which is the India largest group. बच्चों आप हमारे साथ टेलीग्राम ऐप के साथ भी जुड़ सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको प्ले स्टोर में जाके टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है। उसके बाद जो दिया गया जो लिंक है, ये लिंक कॉपी करें और हमारे साथ वहाँ पे हमें ज्वाइन करें। जहाँ पे आपको अगर वहाँ पे आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप वहाँ पे डाउट्स अपने मैसेज कर सकते हो। आपको वहाँ पे आपके ग्रुप क्लास से रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बच्चों, हमारे सब्सक्रिप्शन प्लान के बारे में बता दूं। जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है तो बता दूं मैं आपको, 1 साल का कितना कॉस्ट पड़ता है। वैसे तो इसका कॉस्ट है बच्चों 15,000 रुपीज, बट अगर आप मेरा कोड प्रियंका यूबी अप्लाई करते हो तो कोड अप्लाई करने के बाद आपको कितना पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ 13,500 रुपीज़ का आपको यहाँ पे 10% का डिस्काउंट पड़ रहा है। और अगर ये 2 साल के लिए अगर जो बच्चे हैं, अगर ये 2 साल के लिए कोर्स लेते हैं तो उनको यहाँ पे क्या पड़ेगा, प्रियंका यूबी कोड अप्लाई करने के बाद 10% का डिस्काउंट पड़ के 22,500 रुपीज़ का पड़ेगा। और बच्चे सब्सक्रिप्शन प्लान लेने के फ़ायदे क्या है वो मैं बेनिफिट्स आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या होते हैं। आपको आपके लाइव क्लासेस चलते रहते हैं। लाइव क्लासेस में आप अपने फेवरेट टीचर्स, जो भी आपके फेवरेट टीचर्स होंगे उनकी लाइव क्लासेस अटेंड कर सकते हो। जो भी आपके डाउट्स हैं आप लाइव क्लासेस में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। आपके लिए स्पेशल डाउट स्टेशन रखे जाते हैं। फुल क्लासेस सिर्फ डाउट्स के होते हैं, जहाँ पे आपके जो भी डाउट्स हैं आपके सारे क्लियर वहाँ पे किए जाएंगे। बहुत सारे क्यूज सेशन होते हैं, सैम्पल्स पेपर दिए जाते हैं, टेस्ट होते रहते हैं। और बच्चों सबसे यहाँ पे स्पेशल सबसे खास बात क्या है बच्चों, यहाँ पे क्या होता है, सीट्स लिमिटेड होती है। सो ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चों में आपको स्पेशल, मतलब होता है ना बहुत सारा क्राउड होता है तो इतने सारे क्राउड में कोई बच्चा रह जाता है, नहीं सीख पाता, तो क्या है यहाँ पे सीट्स लिमिटेड होती है तो हर बच्चे पे प्रॉपर ध्यान दिया जाता है। तो बच्चों है ना बहुत अच्छी बात। तो जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान नहीं लिया है, वो जल्दी से हमारा सब्सक्रिप्शन प्लान ले लें। एक कितना सालाना कॉस्ट कितना पड़ रहा है हमारा, सिर्फ 13,500 रुपीज़। जो पर मंथ का अगर हम कॉस्ट निकालें तो कितना पड़ता है, सिर्फ और सिर्फ 1,125 रुपीज़ के पर मंथ पे। इतना तो हम अपने पढ़ने पे खर्च कर ही सकते हैं ना बच्चों। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम आज क्या पढ़ने वाले थे, जो भी इस मैटर अराउंड अस प्योर का कुछ भी जो मेन इंपॉर्टेंस कुछ पॉइंट्स रह गए थे, आज हम वो सब कवर करेंगे। आज हम क्या देखते हैं, एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो एक्वस, व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? आपको पता है बच्चों, हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि सॉल्यूशन किससे बनता है। सॉल्यूशन, उसके अंदर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रहते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट से मिलकर सॉल्यूशन बनता है। तो एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वा सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होते हैं जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर होता है। ये कंपलसरी है बच्चों। एक्वा सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन कहलाएगा जिसके अंदर क्या है, सॉल्वेंट वो वाटर होगा। जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, इसमें क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन में देखते हैं सॉल्वेंट क्या है, वाटर है, और सॉल्ट क्या वो सॉलिड हुआ। इसके लिए कंडीशन फिक्स है, एक्वा सॉल्यूशन वही सॉल्यूशन होगा जिसके अंदर का सॉल्वेंट, जिसमें सॉल्वेंट वाटर होगा। नॉन एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर। जिसके अंदर क्या होगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होंगे जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना होकर के कोई और एजेंट होता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक्वस में वाटर सॉल्वेंट होगा, नॉन एक्वस में वाटर सॉल्वेंट ना होकर के कोई और एजेंट होगा। जैसे एग्जांपल देखो आप, अल्कोहल है, बेंजीन एक्सेट्रा। अब आते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं? सॉल्युबिलिटी क्या होता है, पहले आप एक एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो हुआ है, ये इसने ये जो ग्लास एक बड़ा सा क्या है, पॉट है, इसमें वाटर है, लिक्विड क्या हुआ, ये वाटर हुआ, तो क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। ये ऊपर से कुछ पार्टिकल उसमें मिक्स कर रहा है। इस ये दोनों का, रेड और ब्लू का क्या है, ये मिक्सर सॉल्यूशन बनाना चाह रहा है ना। तो इसमें क्या हुआ, सॉल्वेंट किसको कहते थे, जो अमाउंट में ज़्यादा होते हैं, अमाउंट पे ये ज़्यादा है ना, और ये जो अमाउंट में कम हो क्या होता था, वो सॉल्यूट होता था। तो ये रेड जो देख रहे हो आप, ये क्या है, सॉल्यूट हुआ, ये क्या है, सॉल्वेंट हुआ। यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि जब सॉल्यूट किसी भी सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, किसी भी सॉल्यूशन में जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व हो जाएगा सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, टेम्परेचर उसके लिए राइज करने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाएगा, वो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं जितना मर्जी आप उतने, क्या है, इसने क्या हुआ, इस स्पीकर से इसने इतना सॉल्यूट डाला, तो आप जितना मर्जी उतना सॉल्यूट डालो, जरूरी नहीं कि वो सारा का सारा वो डिजॉल्व भी हो जाएगा। जितना मर्जी डाल लो, लेकिन जितना जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का जो अमाउंट उसमें डिजॉल्व होता है, उसमें घुलता है सॉल्वेंट में, वही उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कहलाती है। आप ध्यान रखना बच्चों कि जो अमाउंट एक्चुअल में घुलेगा ना, डिजॉल्व होगा सॉल्वेंट में, वो क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। डजंट मैटर कि हमने कितना घोला, उसमें कितना डाला हो, वो मैटर नहीं करता। अभी क्या होता है, किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी कुछ फैक्टर पे क्या है, डिपेंड करती है। वो फैक्टर्स क्या क्या है देख लेते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे देखो, उसके फैक्टर कुछ, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर होते हैं जिसपे किसी भी सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। नेचर ऑफ सॉल्यूट क्या है, देखिए, जब नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, इनका नेचर आपस में इंटरेक्ट करने का होगा, तभी ये मिक्स होकर के क्या सॉल्यूशन बनाएंगे। जब ये आपस में इंटरेक्ट करेंगे ही नहीं, तो कैसे ये सॉल्यूशन बनेगा, नहीं बनेगा ना। तो जब इनका नेचर इंटरेक्ट करने का होगा, तभी एक सॉल्यूशन बनता है। तो फैक्टर नेचर ऑफ क्या डिपेंड किया, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड किया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड किया कि सॉल्वेंट का भी नेचर होना चाहिए इंटरेक्ट करने का, सॉल्यूट का भी नेचर होना चाहिए इंटरेक्ट करने का, तभी तो वो सॉल्यूशन बनेगा ना। अगर सपोज नेचर का सॉल्यूट का नेचर नहीं है इंटरेक्ट करने का, सॉल्वेंट का है, तो जब वो एक का नेचर नहीं है, एक का नेचर नहीं है, तो कैसे आपस में मिक्सअप होगा, नहीं होगा। उसके लिए दोनों का नेचर वैसा होना चाहिए। अब टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है, किसी भी उसके सॉल्यूट या सॉल्वेंट की किसी का भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, उनके बीच हम फोर्सफुली उनके बीच इंटरेक्शन करवा रहे हैं ना, फोर्सफुली उनके बीच इंटरेक्शन करवाते हैं, उससे क्या होता है, वो जल्दी सॉल्यूशन बन जाता है ना। तो टेम्परेचर राइज क्यों करते हैं, कि जबरदस्ती उनके बीच इंटरेक्शन बढ़ाते हैं, सो दैट वो जल्दी से सॉल्यूशन बना सके। तो ये सब फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड टेम्परेचर, ये 3 फैक्टर्स हैं जो सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी उस पर डिपेंड करती है। हम आते हैं कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ पॉइंट्स देख लेते हैं जो एग्जाम से बच्चों कभी कभी पूछे चले जाते हैं, तो आप सिंपल से पॉइंट से हम इसे कवर कर लेते हैं। क्या है, ऑन, देखिए, टेम्परेचर लो करने पे क्या होता है, जब टेम्परेचर कम रहेगा ना, तो सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। जब टेम्परेचर लो रहता है तो सॉलिड एंड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी क्या होता है, वो डिक्रीज करता है, बट गैस का सेम रहता है, उसका कोई उसकी सॉल्युबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आते। जब टेम्परेचर लो करेंगे तो सॉलिड एंड लिक्विड के उसके क्या होगा, सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी, बट गैस का उस पर सॉल्युबिलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, वो सेम रहेगा। बट वही अगर हम
प्रेशर इंक्रीज करते हैं, अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। तो ध्यान रखना, प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होगा, गैस की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करेगी, बट सॉलिड और लिक्विड का क्या होगा, वहां पे सेम रहेगा, उसके सॉल्युबिलिटी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। तो बच्चों ये ध्यान रखना, टेम्परेचर लो करने पे क्या होता है, सॉलिड लिक्विड की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करती है, बट गैस का सेम रहता है, कोई इफेक्ट नहीं आता। बट अपोजिट, प्रेशर इंक्रीज करने पे गैस की सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है, सॉलिड और लिक्विड का सेम रहता है। आते हैं नेक्स्ट कुछ पॉइंट्स है। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या कहलाता है, तो कंसंट्रेशन बच्चों पहले क्या है, कंसंट्रेशन देख लेते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन, सॉल्युबिलिटी सब मेन इंपॉर्टेंट होते हैं। तो सॉल्युबिलिटी तो हमने पढ़ लिया, अब सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या कहलाता है, तो वो अमाउंट जो क्या, वो अमाउंट सॉल्यूट का जो सॉल्वेंट में, सॉल्यूट क्या, सॉल्यूशन बनाने के लिए सॉल्वेंट में डाला जाता है, ठीक है, वो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाता है। तो क्या है, वो अमाउंट, सॉल्यूट का वो अमाउंट जो सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है, डजंट मैटर वो घुला हो या नहीं घुला हो, सारा अमाउंट जितना हमने डाला, जितना भी, अगर सब वाटर में जितना भी शुगर हमने डाल दिया, वो पूरा क्या कहलाया, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कहलाया। बट यहीं पे सॉल्युबिलिटी क्या थी, वो अमाउंट शुगर का जो उसमें मिक्स हुआ, डिफरेंस समझिएगा, वो अमाउंट सॉल्यूट का जो क्या उसमें सॉल्यूशन में मिक्स हुआ, सॉल्वेंट में मिक्स हुआ, वो कहलाएगा सॉल्यूशन की सॉल्युबिलिटी। बट जितना अमाउंट भी हमने डाला, पूरा का पूरा वो अमाउंट क्या कहलाएगा, सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन, ठीक है। क्या होता है, इसे हम कैसे मेजर करते हैं, मास परसेंटेज से, ठीक है, मास परसेंटेज से कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर किया जाता है। अब ये ध्यान रखिएगा बच्चों, मास परसेंटेज का क्या फार्मूला होता है, फार्मूला याद रखिएगा। मास परसेंट, अब किसी भी चीज़ का परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, जैसे हमारे एग्जाम्स में जितने भी नंबर्स आते हैं, तो हम हर सब्जेक्ट का क्या निकालते हैं ना, हमारे साइंस में कितने परसेंट आए, हमारे मैथ्स में कितने परसेंट आया, तो कैसे निकालते हैं, यहाँ पे कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज कैसे निकालेंगे, देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन का कैसे निकालेंगे, क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ, क्या होगा, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन 100, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा बच्चों, ये फार्मूला आगे कुछ क्वेश्चंस भी इस पे पूछे जाते हैं। तो हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ, सॉल्यूशन का टोटल मास कैसे निकला, इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो क्या हुआ, सॉल्यूशन का टोटल मास हुआ, ठीक है। हम आते हैं नेक्स्ट, देखते हैं, पढ़ते हैं टिंडल इफेक्ट के बारे में। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन कुछ डिस्कस किया था ना, पढ़ा भी था सॉल्यूशन में, तो टिंडल इफेक्ट वहाँ पे नहीं बताया था। टिंडल इफेक्ट के बारे में हम एक्सप्लेन अच्छे से यहाँ पे पढ़ते हैं कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। बच्चों टिंडल इफेक्ट कुछ नहीं, सिंपल से आप समझिए कि लाइट का, टिंडल इफेक्ट में क्या होता है, लाइट का जो लाइट का पाथ होता है वो विजुअल हो जाता है, सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ओके, जिसमें लाइट का पाथ विजुअल हो जाता है, ये टिंडल इफेक्ट सिंपल सा है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमने दो सॉल्यूशन लिए थे, दो बीकर लिया जिसमें सॉल्यूशन, एक ग्लास का बीकर लिया है, एक सॉल्यूशन लिखा लिया वाटर का,
वाटर और सॉल्ट का सॉल्यूशन है सिंपल सा। सेकंड जिस लिया जो वाटर एंड मिल्क, इसमें क्या है सॉल्यूशन। पहले सॉल्यूशन से आप देख रहे हो कि लाइट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लाइट का पाथ विजुअल नहीं है, बट सेकंड वाले से आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे लाइट का पाथ विजुअल हो रहा है, तो ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। क्या हुआ, इट इज द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स ड्यू टू विच द पाथ ऑफ लाइट बिकम्स विजुअल। तो टिंडल इफेक्ट वही कहलाता है कि जिसमें लाइट का पाथ विजुअल हो जाता है ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, वो टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे टिंडल इफेक्ट नहीं दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है कि लाइट का पाथ क्लियर दिख रहा है ना, तो क्या हुआ, ये टिंडल इफेक्ट शो कर रहा है। सिंपल से वे में समझिए कि जब लाइट किसी भी केमिकल मिक्सचर से होके क्रॉस करता है तो लाइट क्या होता है, स्कैटर्ड हो जाता है। जब लाइट किसी भी केमिकल मिक्सचर से क्रॉस करता है तो लाइट क्या होता है, स्कैटर हो जाता है और लाइट का पाथ दिखाई देने लगता है। यह इंसिडेंट किसकी वजह से होता है, ये टिंडल इफेक्ट की वजह से ही होता है। हम पढ़ेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है। क्लास में हमने टेस्ट में भी सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ा था, बट डिटेल्स नहीं देखा था वहाँ पे। अब पढ़ते सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में क्या होता है। पहले तो हम इसे देख लेते हैं, एक एक्टिविटी के थ्रू समझ लेते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में। ठीक है, सबसे जैसे क्या होता है, मिल्क से वाटर निकालना, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू ही होता है। इसे एक एक्टिविटी के थ्रू हम समझते हैं कि कैसे मिल्क से क्रीम क्या होता है, सेपरेट होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड के थ्रू। इसके लिए हम क्या लेते हैं, इसके लिए हम लेंगे बच्चे क्या, फुल क्रीम मिल्क लिया हमने, मिल्क लिया, और क्या लिया, जग लिया, ठीक है, और क्या लिया हमने। अब क्या हुआ, फुल क्रीम मिल्क को हमने क्या डाला, मिक्सर में डाला। अब मिक्सर में डालते हैं ना, तो क्या होता है, उसको मिक्सर में डालने के बाद उसको हम चालू कर देते हैं, उसको स्पीड बढ़ाते हैं, स्पीड देते हैं, स्पीड रहता है ना उसको, एक पे सेट करने का, दो पे तो स्पीड बढ़ती है, तो उसको तेज स्पीड कर, हाई स्पीड से उसको चालू करते हैं। चालू करने 2-3 मिनट के लिए बाद तो क्या हम देखते हैं, उसके बाद क्या ऑब्जर्व, तब उसके बंद करने के बाद हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, क्या कि मिल्क क्या होता है, क्रीम से अलग हो जाता है, क्रीम ऊपर फ्लोट करने लग जाता है ना। तब उसमें बटर ऊपर फ्लोट करने लग जाता है मिल्क के ऊपर। तो इसमें कैसे होता है, जब मिल्क को क्या होता है, हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है, उसमें क्या होगा, जब उसमें नीचे देखते होगे क्या ब्लेड लगी होती है, तो मिल्क को जब हाई स्पीड से रोटेट किया जाता है तो उसके क्या होते हैं, जो सस्पेंडेड लाइटर पार्टिकल होते हैं, तो लाइटर पार्टिकल होते हैं, क्या होते हैं, फैट एंड प्रोटीन मॉलिक्यूल्स जो होता है, वो क्या होता है कि आपस में एक दूसरे से बाइंड कर लेते हैं, जुड़ जाते हैं। क्या होता है, वो एक दूसरे के साथ बाइंड करके क्या बना देता है, क्रीम बना देते हैं। और जो स्किम मिल्क, तो क्या होता है, जो लाइटर पार्टिकल जो होते हैं, उसके जो लाइटर पार्टिकल यहाँ पे क्या हो गया, क्रीम हुआ, तो क्या हुआ, ऊपर फ्लोट करने लग जाता है, और स्किम जो मिल्क है वो क्या होता है, इजली वो नीचे बैठ जाता है, तो वो इजली निकल जाता है। तो ये कैसे काम करता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड पे। तो सेंट्रीफ्यूगेशन है क्या बच्चों, पहले ये फोर्स है, इसमें क्या होता है, फोर्स जनरेटेड ड्यू टू रोटेशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड में, हम देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इसमें क्या है, सेंट्रीफ्यूगल ये जो फोर्स लग रहा है, ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन क्या होता है, रेडियस लाइन में बाहर की तरफ होता है। ये इसका रेडियस है ना, रेडियस लाइन में बाहर की तरफ होता है, जिसकी वजह से आउटवर्ड्स ये मूव करता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ये आउटवर्ड्स बाहर में मूव करता है। यहाँ से फोर्स लग रहा है रेडियस की, क्या है, रेडियस की डायरेक्शन में बाहर की तरफ मूव लग रहा है ना, जिसकी वजह से ये मूव करता है। तो एक्चुअली सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन ये मेथड कहाँ यूज होता है, तो ये यूज होता है लिक्विड सॉलिड्स और से
क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए ये सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे इट इज सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड कहाँ यूज होगा, सेपरेशन और बेस्ड ऑन द डेंसिटी। जैसे जैसे उसमें लाइटर पार्टिकल थी, क्या था जो एग्जांपल दिया था ना, बटर ऊपर हो गया था, डिफरेंस ऑफ द solid and liquid components। क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन सेपरेशन बेस्ड ऑन द डेंसिटी डिफरेंस ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स। ये सॉलिड एंड लिक्विड कंपोनेंट्स के डेंसिटी डिफरेंस पे क्या बेस होता है। तो लाइटर पार्टिकल्स होंगे वो फ्लोट करने लगेंगे ऊपर, जो लिक्विड क्या होता है, जो हैवी होता है वो नीचे बैठ जाते हैं। अब जैसे देखो वॉशिंग मशीन क्या है, इसी टेक्निक पे क्या होता है, इसी टेक्निक पे काम करता है। कैसे, वॉशिंग मशीन में भी देखते हो ड्रम होता है, अंदर ड्रम होता है ना बच्चों, तो उसमें क्या होता है, जब उसमें लाइट पावर ऑन किया जाता है तो उसका ड्रम क्या है, तो वो रोटेट करने लगता है। तो क्या करता है, वाटर स्क्यूज आउट करके क्या करता है, कपड़ों को ड्राई कर देता है। गीले कपड़ों से क्या करता है, वो वाटर स्क्यूज आउट कर लेता है और कपड़ों को ड्राई कर देता है। अब हम आते हैं क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या है। क्रोमेटोग्राफी मेथड क्या है बच्चों, इट इज अ मॉडर्न टेक्निक ऑफ सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इट्स कंपोनेंट्स। ये मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है, किसका, सो सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर इनटू इस कंपोनेंट, किसी भी मिक्सचर को उसके कंपोनेंट में सेपरेट करने का ये लेटेस्ट मेथड है। It is an analytical technique commonly used for separating a mixture of chemical substances into its individual components so that the individual components can be thoroughly analyzed। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल हम समझते हैं कि हमें ब्लैक कलर का क्या होता है, हमें ब्लैक कलर का एक इंक बनाना है, कलर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम रेड कलर की डाई लेंगे, ठीक है, रेड कलर की डाई लेंगे और ब्लू कलर की डाई लेंगे और भी कुछ कलर्स की डाई लेके उसको क्या करेंगे, उसको मिक्स करेंगे, ऐड करते हैं ना, उसको मिक्स करेंगे तो क्या बनता है हमारा, उसमें बना हमारा ब्लैक कलर। ब्लैक कलर बनता है तो उसमें कौन कौन सा कलर मिक्स है, उसमें रेड भी मिक्स है, उसमें ब्लू भी मिक्स है और उसमें और भी कलर्स मिक्स हैं। तो इन जो कलर्स को ना फिर सेपरेट करना कैसे करेंगे, तो सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस ही क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। अब ये क्रोमेटोग्राफी कहाँ यूज होता है, क्रोमेटो किसी भी मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए यूज होता है। अब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, अब यहाँ पे आप देख रहे हो में 3 कंपोनेंट्स है ना, ए बी सी। यहाँ पे हर कंपोनेंट्स के हर जो कलर है उसके कंपोनेंट्स अलग होंगे, तो उसके ये अपने अपने कंपोनेंट्स में क्या हुआ, डिवाइड हो गया। तो ये क्या कहलाएगा, यही कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, तो क्रोमेटोग्राफी किससे बना है, क्रोमेटोग्राफी वर्ड कहाँ से आया बच्चों, तो ये आया ग्रीक वर्ड क्रोमा से, ग्रीक वर्ड क्रोमा से आया। इसका मीनिंग क्या होता है, कलर, और क्रोमा और ग्राफ से मिलके बना जिसका कलर होता है राइटिंग। तो क्रोमेटोग्राफी वर्ड ग्रीक वर्ड क्रोमा एंड ग्राफ से मिलके बना है। ठीक है बच्चों, बस
आज के क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। अब हम आते हैं क्यूज सेशन राउंड पे। जो भी हमारे चैप्टर कवर हो गया, कुछ भी जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे, अब हम देखते हैं अपने क्वेश्चंस आज के। आप लोग तैयार हो? तो ये रहा हमारा क्वेश्चंस आज का। A solution contains 40 grams of common salt in 320 grams of water. Calculate the concentration in terms of mass by mass percentage of the solution. Option A 9.09%, option B 11.11%, ऑप्शन सी 10% या ऑप्शन डी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर बच्चों? फार्मूला मैंने बताया था कंसंट्रेशन ऑफ मास निकालने का, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने का क्या था, इसे कैसे मेजर करते थे वो भी बताया है मास परसेंटेज से। तो अब इसका यहाँ पे मास परसेंटेज सॉल्यूशन का कैसे निकलेगा, कैसे निकलेगा मास परसेंटेज, हम देखते हैं। मास परसेंटेज कैसे निकलेगा बच्चों? मास परसेंटेज का फॉर्मूला क्या हमने पढ़ा था? मास परसेंटेज का फॉर्मूला हमने पढ़ा था मास ऑफ सॉल्यूट बाई क्या था, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? सॉल्यूट कितना है हमारे पास? सॉल्यूट हमारे पास कितना हुआ सॉल्व किया हुआ? सॉल्यूट कैसे था? जो लेस अमाउंट होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा और जो ज़्यादा अमाउंट होगा वो सॉल्वेंट कहलाता है। सॉल्यूट क्या हुआ? सॉल्ट 40 ग्राम्स एंड सॉल्वेंट 320 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला हमने कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट क्या है? 40, यहाँ पे ये परसेंटेज निकालना है हमें, तो क्या होता है 100 से ये अप्लाई होता है। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ? तो सॉल्यूशन क्या था? मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पे देख लेते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा? मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस 320 इक्वल टू 360। ठीक है, तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया हमारे पास? 360 इंटू 100। इसे आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा बच्चों? 11.1। करेक्ट आंसर क्या हुआ? करेक्ट आंसर क्या हुआ इसका? बी 11.11। अब हम आते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। To make a saturated solution, 30 grams of sodium chloride is dissolved in 100 grams of water at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. ठीक है, ऑप्शन ए हमारा है 21.5%, ऑप्शन बी 31.5% एंड ऑप्शन सी 26.5% या ऑप्शन डी कोई भी नहीं। अब इसको जल्दी से निकालिए। सो कितना होगा इस सॉल्यूशन का? कंसंट्रेशन क्या होगा ये बताओ बच्चों, कितना होगा? टू मेक अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड in dissolve in 100 grams of water. Find at 293 Kelvin. Find its concentration at this temperature. क्या होगा आंसर इसका? अभी हमने पढ़ा था ना कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, क्या होता है। पहला क्वेश्चन भी हमने इससे किया था, मास परसेंटेज निकाला। तो सेम क्या है, मास परसेंटेज कैसे?
ये उसका मेजर करने का तरीका है। कैसे मेजर करते हैं? मास परसेंटेज से मेजर करते हैं ना। तो यहाँ पे क्या निकालने बोल रहा है हमें? कंसंट्रेशन, वही निकालने बोला ना, कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। देखते हैं, आप लोगों ने आंसर निकाल लिया, अब देखते हैं क्या होता है इसका आंसर। हमारे पास क्या है? मास ऑफ सॉलिड कितने हैं? सॉलिड पढ़ा था ना कि जो अमाउंट में कम होगा। मास ऑफ सॉलिड कितने हमारे पास? 36 ग्राम। मास ऑफ सॉल्वेंट कितना हुआ हमारे पास? सॉल्वेंट क्या होता है? जो अमाउंट में ज़्यादा हो। क्या है सॉल्वेंट? वाटर 100 ग्राम। मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हुआ हमारा? मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन हमारे पास हुआ 36 प्लस 100 इंटू 136। अब हमें निकालना है कंसंट्रेशन। तो क्या इसका फार्मूला था? मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब यहाँ पे क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट का मास कितना है? 36 और सॉल्यूशन 136 इंटू 100। ये कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा? 26.7। तो आंसर क्या होगा? एवरेज रेट लिया है, कितना है? अप्रॉक्स 26.5% इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइडेंटिफाई द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम इन द फॉलोइंग कोलाइड्स। फॉग एंड चीज में हमें डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम निकालना है, पता करना है कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम क्या होता है। क्या होता है बच्चों? हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, in a solution the phase is in the form of colloidal particles it is called disperse phase। ठीक है, क्या होता है? इन अ सॉल्यूशन द फेज विच इज इन द फॉर्म ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स इट इज कॉल्ड डिस्पर्स फेज एंड द मीडियम in which colloidal particles are mixed या present क्या कहलाएंगे? is called मीडियम। ठीक है, ये चीज हमें क्लियर हो गया। In a solution, the phase which is in the form of colloidal particles, it is called disperse phase, and the medium in which these colloidal particles are mixed या present is called
डिस्पर्सिंग मीडियम। ठीक है, डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्सिंग मीडियम में डिफरेंस पता हो गया। अब देखते हैं फॉग का। हमारे पास फॉग है, फॉग में क्या होगा? सरफेस कौन सा क्या होगा? लिक्विड। और मीडियम क्या होगा? डिस्पर्सिव मीडियम होगा गैस। ठीक है, सेम चीज में क्या होगा? फर्स्ट पे क्या हुआ? लिक्विड और मीडियम क्या हुआ? सॉलिड। यहाँ ध्यान दीजिए, फॉग का क्या हुआ? डिस्पर्सिव फेज हुआ लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम हुआ गैस। सेम चीज का डिस्पर्सिव फेज हुआ लिक्विड एंड डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड। ठीक है, यहाँ पे आप ये ध्यान रखिएगा क्या कहलाता है। ठीक है, का डेफिनेशन ध्यान रखिएगा बच्चे। हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स: सॉइल, सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर। इसमें सॉल्यूशन दिए गए हैं, इसमें आप मिक्सचर कौन सा मिक्सचर है पहचानिए। कौन सा होमोजीनियस है, कौन सा हेट्रोजीनियस है। हमने होमोजीनियस पढ़ा था ना। होमोजीनियस क्या होता है? होमोजीनियस में क्या होते हैं? जो उसके कॉम्पोजिशन होते हैं यूनिफॉर्म होते हैं। बट हेट्रोजीनियस में क्या होता है? उसमें क्या होता है? सिंपली एनी मिक्स दैट इज नॉट यूनिफॉर्म इन कॉम्पोजिशन। क्या होगा? तो होमोजीनियस में उसका कंपोजिशन सेम रहा, बट हेट्रोजीनियस में उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होते हैं। यहाँ पे देखिए, सॉइल, सी वाटर, एयर एंड सोडा वाटर क्या है? आंसर आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। हम डिस्कस करते हैं। क्या है? सॉइल क्या है? ये हेट्रोजीनियस क्या हुआ? क्यों? क्योंकि इसमें देखते हो बहुत सारे पार्टिकल्स मिक्स होते हैं, कुछ पेबल्स भी होते हैं, डेड इंसेक्ट्स भी होते हैं। तो सिंपली मिक्स ये होता है ना, यूनिफॉर्म इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होता। ये सॉइल क्या हुआ? हेट्रोजीनियस। सी वाटर क्या हुए? सी वाटर हुआ होमोजीनियस। कैसे? क्योंकि सी वाटर सॉल्यूशन किसका है? सॉल्ट एंड वाटर। इसमें क्या होता है? सॉल्ट एंड वाटर का। तो ये क्या होता है इसका? सॉल्ट एंड वाटर क्या है ना, वाटर एंड सॉल्ट आप डिजोल्व है, तो हम इसको क्या होता है इजिली हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना। कंप्लीटली मिक्सचर है, तो क्या हुआ? ये होमोजीनस मिक्सचर। एयर क्या हुआ? एयर भी हमारा क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। इसमें भी क्या, इसके कंपोजिशन यूनिफॉर्म है। और हम क्या, एयर को भी हम, एयर क्या होता है? बहुत सारी गैसों का वो मिक्सचर, बहुत सारा कॉम्बिनेशन है, बहुत सारी गैस मिक्स है ना। तो हम क्या, सारे गैसेस के बिटवीन क्या, उसके बीच में हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं ना। तो एयर क्या है? होमोजीनियस। बट सॉइल, यहाँ पे क्या देखा था हमने? सॉइल क्या है? हेट्रोजीनियस, क्योंकि सॉइल को हम अलग अलग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। सोडा वाटर क्या हुआ हमारा? ये भी हमारा होमो हुआ जरूर हुआ।
ठीक है, क्योंकि सोडा सॉल्यूशन किसका, सोडा इन वाटर का, कंपोजिशन इसका क्या है, यूनिफॉर्म। मानते हैं इसका, तो आंसर आपने देख लिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग एज फिजिकल या केमिकल चेंजेस। अब आपको पता करना है कि इसमें जो नीचे आपको बहुत सारे कटिंग ऑफ ट्रीज, मेल्टिंग ऑफ आइस, रस्टिंग ऑफ आयरन, बॉइलिंग ऑफ वाटर, बर्निंग ऑफ पेपर एंड मेकिंग फ्रूट सैलड्स, इसमें कौन सा फिजिकल चेंज शो कर रहा है और कौन सा केमिकल चेंज किसमें हो रहा है। सोचो, इसका आंसर बताओ, सोचो क्या है फिजिकल चेंज हो, केमिकल चेंज क्या होता था, हमने पढ़ा था ना। फिजिकल चेंज में क्या होता था, यहाँ पे मैं हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं सो दैट हम लोगों को आइडिया हो जाएगा आप लोग को भी। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज तो पढ़ा था हमने। इसमें क्या होता है फिजिकल चेंज में, कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनता, बट केमिकल चेंज में क्या होता है, केमिकल चेंज जब होता है तो हमेशा एक नया सब्सटेंस बनता है। ठीक है, और क्या होता है इसमें, ये क्या है, रिवर्सिबल है, इसको हम वापस, और ये इरिवर्सिबल है, वापस अपने स्टेट में इसको चेंज कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज इसमें ये प्रोसेस इरिवर्सिबल है। और क्या होता है इसमें, क्या होता है, बताइए बताइए, इसमें क्या होता है, एनर्जी क्या होता है इसमें, एनर्जी नीदर absorb nor released। सेम क्या होगा यहाँ पे, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, ये कुछ डिफ्रेंशिएट हुए, तो अब यहाँ पे देखते हैं कटिंग ऑफ ट्रीज क्या है हमारा, कटिंग ऑफ ट्री क्या है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फिजिकल चेंज है, कैसे, एक टुकड़ी जब उसे काटते हैं उसके छोटे छोटे पीसेस, उसे दोबारा हम लगा सकते हैं ना, तो यहाँ पे क्या है, ये कोई यहाँ पे कोई न्यू सब्सटेंस भी नहीं बन रहा, तो क्या हुआ, ये फिजिकल चेंज हुआ। मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, ये भी फिजिकल चेंज है हमारा, कैसे, क्योंकि बिकॉज इट कैन बी रिवर्स, जब वाटर, आइस क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट होता है, तो हम फिर से वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये फिजिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ फेरस क्या है, ये भी, ये हुआ हमारा केमिकल चेंज। क्यों, क्योंकि जब रस्ट लगता है ना, फिर उसको वापस हम आयरन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या है हमारा, बॉइलिंग ऑफ वाटर हमारा फिजिकल चेंज, तो कि फिर इसे हम इसको भी रिवर्स कर सकते हैं। बर्निंग ऑफ पेपर क्या है हमारा, ये केमिकल चेंज हुआ, क्योंकि एक बार जब कागज चल गया तो उसको हम वापस फिर पेपर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मेकिंग मेकिंग फ्रूट सैलड्स क्या है, ये भी
फिजिकल चेंज हुआ। ठीक है, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। विच सेपरेशन टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल्स फ्रॉम द इंजन ऑयल? ऑप्शन ए इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन एंड फिल्टरेशन। अच्छा, आंसर सोचो क्या इसका है। विच सेपरेशन टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल फ्रॉम द इंजन ऑयल? ठीक है, आंसर सोचो बच्चों। हम देखते हैं, थोड़ा हम लोग एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो पढ़ा था कि इवेपोरेशन क्या होता है। प्रोसेस कहाँ पे यूज होता है, सब ध्यान रखिएगा बच्चों। जो सेपरेट है सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। ठीक है, सब्लिमेशन कहाँ यूज होता है, सॉलिड टू गैस without passing through the liquid state। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है ये भी पढ़ा था ना। सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स, ठीक है, टेक्निक विच यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम बाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिल्ट्रेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग, क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग suspended solid matter from a liquid। यहाँ पे हमने देख लिया इवेपोरेशन क्या होता है, यूज टू सेपरेट सॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम अ लिक्विड। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड टू गैस विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट। एंड सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक विच यूज टू सेपरेट सॉलिड पार्टिकल्स डिस्पर्स इन लिक्विड मीडियम बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिल्ट्रेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग सस्पेंडेड सॉलिड मैटर फ्रॉम लिक्विड। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कौन सा टेक्निक यूज होता है, विच सेपरेशन टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग स्मॉल पीसेज ऑफ मेटल फ्रॉम द इंजन ऑयल। तो इसका आंसर क्या होगा, इंजन ऑयल क्या था, लिक्विड था, मेटल क्या हो, स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल क्या हो, सॉलिड सस्पेंडेड सॉलिड पार्टिकल्स हुए। यहाँ पे कौन सा सेपरेशन टेक्निक यूज होगा, फिल्टरेशन। करेक्ट आंसर इज डी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सेपरेशन टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। ऑप्शन ए इवेपोरेशन, ऑप्शन बी सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन या मैग्नेटिक।
अभी तक हमने इवेपोरेशन, सब्लिमेशन और सेंट्रीफ्यूगेशन के बारे में पढ़ लिया। मैग्नीट। अब बताइए, विच सेपरेशन टेक्निक विल बी यूज्ड फॉर सेपरेटिंग आयरन पिंस फ्रॉम सैंड? सैंड क्या था? सैंड से आयरन पिंस को सेपरेट करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज होगा? बच्चों यहाँ पे आंसर आप लोगों ने लिख लिया ना, नोट डाउन कर लिया? तो अभी तक हमने पिछले क्वेश्चन में सबका डेफिनेशन भी मैंने बता दिया ना, एक बार रिकॉल कर लिया, आप लोगों को याद हो गया होगा इवेपोरेशन प्रोसेस क्या है, सब्लिमेशन सेपरेशन टेक्निक कहाँ यूज होता है, सेंट्रीफ्यूगेशन कहाँ पे यूज होता है, मैग्नेटिक कहाँ पे यूज होता है, मैग्नेटिक कहाँ पर क्या था? इज द प्रोसेस ऑफ separating components by using magnets, ठीक है, टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक क्या होते हैं? मटेरियल्स। क्या होता है? इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर बाय यूजिंग मैग्नेट्स टू अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। यहाँ पे मैग्नेट का यूज किया जाता है किस लिए? मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए, जो उसमें मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट कर लेता है। विच सेपरेशन टेक्निक विल बी यूज फॉर सेपरेटिंग आयरन पिंस? यहाँ पे तो मैग्नेट यूज करके हम आयरन पिंस को सेपरेट कर लेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, मैग्नेटिक प्रोसेस। ठीक है, आज के लिए बच्चों बस इतना ही। क्लास में यहाँ हमने केमिस्ट्री पूरे चैप्टर कवर कर लिया, मैटर कवर हो गया, क्वेश्चन आंसर भी क्लियर हो गए बच्चों। जो बच्चे नए हैं, जिन्होंने अभी तक अनअकैडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, फिर से मैं उनको एक बार बताना चाहूँगी, तो कृपया प्ले स्टोर में जाएं, वहाँ से अनअकैडमी लर्निंग ऐप इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करेंगे बच्चों, यहाँ पे आपके लिए बहुत कुछ है, आपकी क्लासेस, आप जो भी पढ़ना चाहते हो, जिसकी भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, आपको यहाँ पे हर कोर्स से रिलेटेड आपको रिलेवेंट टॉपिक्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलता है, आप पढ़ सकते हो, क्लासेस आप देख सकते हो। तो क्या करना है आपको? अनअकैडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। वहाँ जाने के बाद आपको क्या करना है बच्चों? अपना गोल मैनेज करना है। अगर आप क्लास 9 10th के लिए पढ़ रहे हो, तो आपको ये अपना गोल वहाँ पे सेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि और भी हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं यहाँ पे अवेलेबल, जो कंपटीशन एग्ज़ाम वगैरह की प्रिपरेशन कराते हैं, लेकिन आप अपने गोल्स के अकॉर्डिंग उसे मैनेज कीजिए, वहाँ पे सेट कीजिए कि आप देखो यहाँ पे आप करोगे तो आपको बहुत सारे स्पेशल क्लासेस भी मिलेंगे, फिर कोर्सेज अवेलेबल हैं। ये हम सब वहाँ पे क्या है, आप सब्सक्रिप्शन हमारा प्लान लें, जिसका कॉस्ट मैंने बताया था कि आपको एक साल का कितना पड़ता है, सिर्फ 13,500 रुपीज़ में। इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। और बच्चों, अगर और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, तो दैट क्या है, सबके आपके दोस्त भी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के बारे में जान सके, वो भी अपनी नॉलेज गेन कर सके। बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन जरूर प्रेस करें, सो दैट आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। और ठीक है बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं हमारे PDF भी नोट्स अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। इसके लिए आज के लिए इतना ही बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।